प्रवीण और स्वागत है आपका सिटी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10th इतिहास के अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपके पास समय कम है और पूरा चैप्टर समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो पहले हम चैप्टर के आधार पर ही राष्ट्रवाद को समझते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। अपने देश के प्रति प्रेम भावना, यदि आपके देश के प्रति आपके अंदर प्रेम भावना है तो वो राष्ट्रवाद है। तो इसमें सबसे मेन आपको रखना है भक्ति, साझा पहचान, ये सब भावनाएं जो हमारे राष्ट्रवाद की पहचान होती है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि अपने देश के प्रति प्रेम और भक्ति और साझा पहचान की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यदि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। नेक्स्ट है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य वह राज्य जहाँ नागरिक और शासक एक साथ क्या करते हैं, साझा इतिहास करते हैं, मजबूत करते हैं और संस्कृति भाषा को साझा करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद होता है जिसमें एक कठोर और शक्तिशाली राजा का एक कंट्रोल होता है। इसमें क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का क्या है, कोई नियंत्रण नहीं होता, ना अंकुश होता है। तो यहाँ पर ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसको निरंकुशवाद कहते हैं। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है यूटोपिया। कल्पनादर्श जो है एक ऐसे समाज की कल्पना को दर्शाता है, यह कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। इसको याद दोबारा बताता हूँ मैं आपको। एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना क्या है, लगभग असंभव है। तो ये मेन टॉपिक थे, मुख्य टॉपिक जो मैंने आपको बताए। फ्रेडरिक सोरियो के चित्र 1848, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता भी है। फ्रांसीसी कलाकार जो थे, कौन थे? फ्रेडरिक सोरियो जो थे वो एक फ्रांसीसी कलाकार थे। और इसमें क्या करा, उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक सामाजिक गणतंत्रों से बने एक विश्व के सपने को एक तरीके से के रूप में दिखाया है। तो यहाँ पर लिखा है कि फ्रांसीसी कलाकार जो थे फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से बने एक विश्व के सपने को दर्शाया है। अब सपने को दर्शाया और इसमें स्वतंत्रता की प्रतिमा के पास देशों के लोग और अपनी राष्ट्रीय वेशभूषा के मार्च करते हुए दिखाए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि इस क्षेत्र में क्या दर्शाया गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद 1789। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या करा, राजतंत्र को समाप्त कर संप्रभुता और फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में सौंप दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को क्या करा, समाप्त कर दिया और संप्रभुता फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में सौंप दी। उसके बाद पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को एक संयुक्त समुदाय की भावना पैदा की गई, मतलब इनके बीच में एक सामूहिक भावना पैदा की गई। नेक्स्ट एक नया फ्रांसीसी तिरंगा जो है वो झंडा चुना गया। ये आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद में क्या हुआ, एक अपना तिरंगा एक तरीके चुना गया। उसके बाद क्या हुआ कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। कौन सी? केंद्रीय मतलब एक ही सेंटर होगा इसमें, और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। और क्षेत्रीय जो बोलियां थी, मतलब जो भाषाएं थी, उसके बजाय फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, मतलब फ्रेंच को सबसे इम्पोर्टेंट भाषा का मान्यता के रूप में दी गई। नेपोलियन संहिता 1804 जो है 1804, इसको नागरिक संहिता भी कहते हैं। इसके प्रमुख जो बिंदु थे, इसका कहने का मतलब ये था कि जन्म से आधारित जो विशेषाधिकार उनको समाप्त कर देना। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको क्लियर किया कि इसमें नागरिक संहिता भी कहते हैं। ये पेपर में आता है कि नागरिक संहिता किसे कहते हैं, या नेपोलियन संहिता किसे कहते हैं, नेपोलियन कोड किसे कहते हैं। इसमें है जन्म पर आधारित जो भी विशेषाधिकार उनको समाप्त कर दिया गया इसके अंतर्गत, और कानून के समक्ष समानता, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। मतलब कि जो कानून के समक्ष, कानून के नजर में क्या है, समानता और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बना दिया गया। नेक्स्ट है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। विभाजन मतलब जो अलग अलग पार्टीशन थे प्रशासनिक, उनको क्या सरल बनाया गया और सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। सामंती व्यवस्था चल रही थी, राजों की व्यवस्था चल रही थी, उसको खत्म कर दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि इस संहिता के अंतर्गत यातायात और संचार की व्यवस्था को भी सुधारा गया। में राष्ट्रवाद का निर्माण 18वीं सदी में क्या हुआ कि 18वीं सदी के मध्य तक यूरोप में कोई राष्ट्र राज्य नहीं थे। मतलब कि यहाँ पे 18वीं सदी में यूरोप में कोई राष्ट्रीय राज्य नहीं थे और साम्राज्य कई अलग अलग भाषाओं और जातीय समूह में बटे हुए थे।
जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है हैब्सबर्ग साम्राज्य। तो आपको याद रखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण जो हुआ उसमें कोई राष्ट्र राज्य नहीं था, मगर जो बटे उनमें से एक का एग्जाम्पल पेपर में आ सकता है। तो आपको याद लिखना है, क्या नाम याद रखना है, हैब्सबर्ग साम्राज्य। अब इसमें नेक्स्ट है जो है वो है नया मध्य वर्ग। नया मध्य वर्ग जो है औद्योगिकरण, एक नया सामाजिक समूह उभरा। इसमें क्या हुआ है, औद्योगिकरण क्या हुआ, एक नया टॉपिक सामने आ गया और इसमें श्रमिक और शिक्षित मध्य वर्ग जैसे शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, व्यापारी हो गए, ये शामिल थे। इसी वर्ग ने उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की। किसकी मांग की? इन्होंने उदारवादी राष्ट्र की मांग की। अब पेपर में एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है कि उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग किसने की थी, राष्ट्रवाद की? तो शिक्षक, डॉक्टर और व्यापारियों ने उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की। अब बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। राजनीतिक अर्थ देखें इसका तो ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो और प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान इसमें मौजूद हो। ये सबको याद रखना है कि उदारवादी राष्ट्रवाद की पहचान करनी चाहिए। राजनीतिक अर्थ तो हमें समझना चाहिए कि ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो, प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान को महत्व दिया गया हो। नेक्स्ट आर्थिक अर्थ देखें तो इसमें बताया बाजारों की मुक्ति। बाजारों की मुक्ति और वस्तुओं व पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना। जो भी राज्य के द्वारा जो कंट्रोल लगाए गए उसको खत्म करना, ये आपको देखना है। नेक्स्ट है जॉल वेराइन जो थे 1834 में प्रशा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ जो है उन्होंने बनाया और ये इसका एक तरीके अवरोध भी किया गया। तो आपको याद रखना, सीमा शुल्क जो है संघ बनाया गया प्रशा की तरफ से और जिसने शुल्क अवरोधों को समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। ये आपको रखना है कि 30 से घटाकर 2 कर दी। 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन ने की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। तो आपको याद रखना है कि जब 1815 था, जो नेपोलियन की जब हार हो गई तो जो यूरोपीय सरकारें थी वो रूढ़िवादी क्या है, भावना से प्रेरित थी। तो इसमें कहने मतलब है पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, दोबारा से लेकर आना चाहती थी दोबारा पुराने सिस्टम को। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है बताया गया है कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद क्या हुआ, यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। फिर वियना कांग्रेस जो था उसमें क्या था कि इसकी मेजबानी जो थी वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। नेक्स्ट फ्रांस में बुर्बो वंश की सत्ता में बहाल किया गया, मतलब दोबारा से बुर्बो वंश को लाया गया और भविष्य में फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए उसकी सीमाओं पर एक नए राज्य कायम किए गए। तो ये आपको क्या रखना है कि जब बुर्बो वंश आया तो नए राज्य जो है वो कायम कर दिए गए। जोसेफ मैसनी, इटली के क्रांतिकारियों ने जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप का नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। ये आपको याद रखना है कि इटली के क्रांतिकारी जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक क्या करा, गुप्त संगठनों की स्थापना की। उनका मानना था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र के मनुष्य की प्रकृति इकाई है। मतलब कि उन्होंने क्या है कि राष्ट्र जो है वो क्या है, मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, ये उन्होंने माना है। तो ये क्रांतिकारी ने जो बात कही है वो आपको याद रखनी है और नाम मैंने आपको बताया है जोसेफ मैसनी। क्रांतियां और एकीकरण। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो था वो 1821 से 1832 तक एक तरीके से चला। 1832 में क्या हुआ, 1832 की जो नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कुस्तुनतुनिया जो थे की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। जो मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो सबसे मेन आपको याद रखना है कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें क्या था, 1821 से 1832 तक चला और 1832 की कुस्तुनतुनिया जो थी उन्होंने संधि ने यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। अब मान्यता दे तो थी मगर उसके बाद जो हुआ वो क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण। अब जर्मनी के एकीकरण में क्या हुआ, 1866 से 1871 में इसका नेतृत्व जो प्रशा के मुख्यमंत्री जो थे ओटो वॉन जो थे बिस्मार्क ने किया और 7 वर्ष के दौरान 3 युद्धों में उसके बाद जीत के बाद उन्होंने 1871 में केसर विलियम को प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है कि इटली का एकीकरण क्या है, मगर आपको याद रखना है कि इसका नेतृत्व किसने किया और किसको राजा घोषित किया गया। तो सबसे पहले है कि जर्मनी का एकीकरण जो आपको याद रखना है 1866 से 1871 तक एक तरीके से जर्मनी का एकीकरण चला और इसकी का जो नेतृत्व प्रशा के जो मुख्यमंत्री थे ओटो वॉन बिस्मार्क ने किया और 7 वर्ष के दौरान 3 युद्ध जो हुए उसमें एक तरीके से जर्मनी को जीत लिया और जीतने के बाद क्या हुआ, 1871 में केसर विलियम को यहाँ का राजा या प्रथम मतलब जो विलियम जो प्रथम थे उनको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। अब नेक्स्ट है इटली का एकीकरण।
इटली का एकीकरण भी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आता है। इसमें जूसेफ जो मैसनी थे, काउंट कावुर और जूसेफ गैरबाल्डी ने मुख्य भूमिका निभाई। मतलब ये दो जो नाम है आपको याद रखने हैं। डिफिकल्ट है मगर आपको एक तरीके से बार बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको नाम मतलब याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें कि 1861 में इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। तो इसमें इटली का राजा किसको घोषित किया गया, जर्मनी का राजा किसको घोषित किया गया, 1 मार्क्स में जा सकता है। इटली का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। तो सिटी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इनके जो नोट्स है वो पीडीएफ या किसी भी सवाल के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।